नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। हर एक व्यक्ति अपने निकट संबंधी को, अपने नातेदार रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ नया गिफ्ट देता है। और भाइयों बहनों, पहले की सरकारें जब होती थी उनके लिए परिवार ही प्रदेश होता था, परिवार के बाहर दृष्टि ही नहीं थी। और हमारे लिए तो प्रदेश ही परिवार है। और इसलिए ये 400-334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दीपावली के पहले आप सबको उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, जनपद के हमारे दोनों विधायक और सभी पदाधिकारी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये विकास की परियोजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा को प्रदर्शित करती है कि विकास की सोच के साथ सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 वर्ष पहले जो देश को एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का, हम विकास करेंगे सबका, योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, अकेले जनपद अंबेडकर नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में 42,293 लोगों को अब तक आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 13,279 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराने में, इतना लोगों को इतने परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,55,870 परिवारों को एक शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। पंचायत भवन के अंतर्गत 446 पंचायत भवनों के निर्माण के कार्य को पूरा करने के साथ ही 771 सामुदायिक शौचालय भी जनपद अंबेडकर नगर में निर्मित किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले हर एक नागरिक को लाठी डंडा खाना पड़ता था, आज यहां पर 1,40,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरण करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, विद्युत का कनेक्शन पहले नहीं मिल पाता था। लगभग 50,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी जनपद अंबेडकर नगर में उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, आपके इस जनपद में सड़कों के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। कोरोना के दूसरे फेज में आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण से लोगों को परेशानी हो रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद अंबेडकर नगर में आज यहां पर मेडिकल कॉलेज में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा, महिला चिकित्सालय जलालपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट अब लग चुके हैं। अब ऑक्सीजन के लिए हमें कहीं और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस जनपद के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन का स्वयं उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति भी हॉस्पिटल को करने में सहायता प्राप्त होगी। पहले गरीब स्वास्थ्य की सुविधा में भटकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से
हर एक गरीब परिवार को निःशुल्क 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया। और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे हुए परिवारों को आच्छादित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,64,869 गरीब परिवारों को यहां पर आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, जिनमें 2,27,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड अब तक जारी हो चुके हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद अंबेडकर नगर में 3,95,647 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में देने की कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, जब हमारी सरकार आई थी, पिछली सरकार में कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन सरकारों के समय में किसान आत्महत्या करता था। और आज आप जानकर के आपको प्रसन्नता होगी, एक तरफ लगभग 4 लाख से अधिक किसानों को यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है, और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ। और साथ साथ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले, इस कार्य को भी, फसल को क्रय करने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक रिकॉर्ड मात्रा में आपके जनपद में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से होकर के जाती है, जो आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए गाजीपुर जा रही है, और गाजीपुर से वाराणसी गोरखपुर मार्ग में मिल जाती है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य ही रोजगार का सृजन करेंगे और शासन की इन योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने से उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबके विकास का। इस जनपद ने मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिले थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिले थे, गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिले थे, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, सड़कें नहीं बन रही थी, हाईवे नहीं बन रही थी, बिजली पहले नहीं आती थी। आज बिजली जाती नहीं, आज बिजली आती है, पहले बिजली आती नहीं थी। यही अंतर है, और यही अंतर समझाने के लिए आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पहले की सरकारें भेदभाव करती थी, पहले की सरकारें गरीब के लिए आने वाली योजनाओं में लूट खसोट करती थी, पहले की सरकारों में गुंडे सिर पर चढ़ करके अराजकता पैदा करते थे और माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे। आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के साथ सौदेबाजी करने में वे लोग कोई कोताही भी नहीं बरतते। हमारी सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम बहराइच में प्रारंभ किया। महाराज सुहेलदेव 10वीं 11वीं शताब्दी के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब दिया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर
मौत के घाट 3 लाख सेनाओं के साथ उतारने का कार्य किसी एक पराक्रमी उस समय के राजा ने किया था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। लेकिन भाइयों बहनों, आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग किस तरीके से उन तत्वों को जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं, उनको, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ आज जुड़ करके पूरी परंपरा को अपमानित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह आदर्श परंपरा, जो परंपरा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती, हर गरीब को, हर नौजवान को, हर किसान को और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एक वो परंपरा जो आस्था का सम्मान करती है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ का अनुयायी हो, पर्व और त्योहार मनाने में उसको कोई कोताही नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, दीपावली आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था, रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लगता था, जन्माष्टमी आती थी, कर्फ्यू लगता था, शिवरात्रि आती थी, कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। और अब हम कुछ ही दिनों में दीपावली के भव्य आयोजन को करेंगे और दीपावली का यह भव्य आयोजन हमें उत्साह और उमंग के साथ, प्रकाश पर्व के साथ जोड़ने का एक नया संदेश देता है। और प्रकाश का यह पर्व इतना उत्साह और उमंग के साथ हमें जोड़ रहा है कि आपकी आस्था के सामने कोरोना भी अपनी हार मान चुका है। भाइयों बहनों, हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत के हर नागरिक को, सबको वैक्सीन और फ्री में वैक्सीन की बात कही। आज आपको अंबेडकर नगर में भी सबको फ्री में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर वैक्सीन लग रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा पा रहा है, लेकिन भारत ने कल 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम पूरा कर दिया है। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 12 करोड़ 32 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है और एक क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कब ये लोग क्या बोले, कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे, जब उनकी सत्ता केंद्र में थी 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था, राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का फटाक से समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब एक एक गरीब परेशान दिख रहा था, तब केवल या तो राज्य और केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी।
प्रशासन कार्य कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे, लेकिन ये सब सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे, अपने अपने घरों में दुबक गए थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दुख के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? थोड़ा जोर से जवाब दीजिए। क्या आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कहां चले गए थे सपा के लोग? और टीकाकरण के लिए जब फ्री में टीकाकरण की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ की, तो कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था ना। क्या ये आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? ये लोग तो जान पर खिलवाड़ कर रहे थे। फर्जी गाड़ी के नंबर दिए जा रहे थे, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता? क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या ये लोग गरीबों को मकान देते? क्या ये लोग गरीबों को शौचालय देते? क्या ये गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर देते? क्या ये लोग गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देते? भाइयों बहनों, जब ये आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या आपको उनको समर्थन करना चाहिए? तो यही समझाने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को यही समझाने की आवश्यकता है। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं, और भाइयों बहनों उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं, प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से 1,61,00,000 लोगों को निवेश करवा करके यहां पे नौकरी उपलब्ध करवाई है, और परंपरागत उत्पाद और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षित करके 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, इतना हंगामा होता था कि कोर्ट को उसको स्टे करना होता था, और उसके बाद नौकरी ठप। नौजवान बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता था, नौकरी कभी नहीं आती थी। आज तो सरकार ने तय किया है, कोरोना महामारी से देश दुनिया जूझ रही है, हर नौजवान को सरकार टैबलेट भी देगी और स्मार्टफोन भी प्रदान करने का कार्य करने जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी ऑनलाइन हो पाएगी, और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को उपलब्ध करवा करके, और इसलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। जो सरकार आस्था को सम्मान न दे सके, बिना भेदभाव के सुरक्षा न दे कर सके, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, नौजवान को, महिलाओं को, किसानों को न दे सके, विकास की परियोजनाओं को आगे न बढ़ा सके, उस पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और आती है तो उनकी जमानत जब्त कराने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आती होगी ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? आज राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही अंतर है। सरकार
कि चेहरे बदले हैं, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल पार्टी की सरकार बदलने से कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आज प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ेंगे और आप सबको मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।